Okay, now we start with the question number 22. What is shape selective catalysis? देखिए शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस तो प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जियोलाइट्स क्या होते हैं. दीज आर शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट, क्योंकि जियोलाइट्स में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं. दीज आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट्स. उन छोटे छोटे पोर्स की वजह से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उन छोटे पोर्स के थ्रू पास कर जाएगा वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और जो नहीं पास कर पाएगा, जिसका साइज़ या शेप ज़्यादा बड़ी होगी, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. इसलिए ये क्या है, शेप सेलेक्टिव हैं कि सब के साथ रिएक्ट नहीं करते. ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करते हैं जिनका शेप और साइज़ इनके पोर्स के साथ मैच करता हो. ओके, तो हम बोलते हैं कि कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन, ऐसा कैटालिटिक रिएक्शन जो इस बात पे डिपेंड करता है कि पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटालिस्ट एंड द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, कि कैटालिस्ट का पोर साइज कितना है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइज कैसे हैं, उस कैटालिटिक रिएक्शन को कहते हैं शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस. और ऐसे कैटालिस्ट का एग्जाम्पल है जियोलाइट्स. ठीक है, तो जियोलाइट्स की अगर हम पोर का साइज़ देखें तो जियोलाइट भी बहुत अलग अलग वैरायटीज़ के होते हैं. तो कुछ जियोलाइट्स का साइज़ छोटा होगा, पोर साइज़ 260 पाइकोमीटर, कुछ का पोर साइज़ 740 पाइकोमीटर तक हो सकता है. तो जियोलाइट्स का जो पोर का साइज़ है वो 260 से 740 पाइकोमीटर के बीच में वेरी करता है. ठीक है, तो अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इससे बड़े हुए पोर साइज से, तो इट कैनॉट एंटर द जियोलाइट टू अंडरगो द रिएक्शन. तो ये हो गया शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस के बारे में. अब सेकंड क्वेश्चन इज 23. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स: इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोगुलेशन, डायलिसिस एंड टिंडल इफेक्ट. तो ये डायरेक्टली आप एनसीईआरटी से इसको पढ़ो. ठीक है, बट स्टिल इसको हम क्विकली एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या होता है. देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ये इमेज यहाँ पर हमारे पास है. लेफ्ट में हमारे पास ये दिया गया है एनोड, राइट में कैथोड है. इसको एक एक्सटर्नल बैटरी से हमने कनेक्ट किया होगा. कैथोड पे यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, एनोड पे है नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो क्या होगा, जो यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन है. अब कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे या पॉजिटिवली चार्ज होंगे. मतलब एक पर्टिकुलर तरीके का चार्ज होगा कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर. तो मान लीजिए यहाँ पर जो हमारे पास था वो नेगेटिव कोलाइड है. ठीक है, मतलब उसके पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज है. तो जब उसके पार्टिकल्स यहाँ पर हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, और आपने सर्किट ऑन कर दिया, मतलब चार्जेस आ गए, एनोड पे नेगेटिव और कैथोड पे पॉजिटिव, तो सारे के सारे नेगेटिव पार्टिकल जो थे कोलाइड के वो भागेंगे कहाँ, कैथोड की तरफ. तो देखिए सारे कैथोड की तरफ जा रहे हैं, और कैथोड पे जाके अपना नेगेटिव चार्ज ये छोड़ देंगे, क्योंकि ये उसके पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. तो सारे कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, यहाँ पर चिपक जाएंगे. ठीक है, तो एक तरह से ये क्या हो रही है, कोगुलेशन हो रही है, सारे वहाँ पर जाके सेटल हो गए. ठीक है, तो इस मूवमेंट को, कौन सी मूवमेंट, दिस मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स जो कि चार्ज होंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो इस तरह का आप डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं. ठीक है, सेकेंड इज कोगुलेशन. कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, अब कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम लायोफोबिक कोलाइड की बात करें तो लायोफोबिक कोलाइड बहुत स्टेबल नहीं होते. पार्टिकल्स को ज़बरदस्ती कोलाइडल स्टेट में रखा जाता है, उनकी टेंडेंसी वापस प्रेसिपिटेट करने की होती है. ठीक है, तो जिस प्रोसेस से जब भी अगर कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में कंबाइन कर जाएं, जैसे दूर दूर हैं अभी सारे, अगर ये नज़दीक आ जाएं सारे और मिलके एक बड़ा सा एग्रीगेट पार्टिकल बना दें, तो ये पार्टिकल नीचे गिर जाएगा. ठीक है, सरफेस पे बॉटम पे जाके सेटल हो जाएगा. तो दिस प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स को ही बोलते हैं कोगुलेशन, या आप इसको बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल. अब कोगुलेशन कैसे कैसे करवा सकते हैं आप. ठीक है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स जिनसे हम कोगुलेशन करवाते हैं. पहला तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, अभी हमने देख लिया, नेगेटिव पार्टिकल गए कैथोड पे जाके अपना चार्ज लूज़ किया और डिपॉजिट हो गए, तो हो गया ना सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से करवा सकते हैं, बॉइलिंग करके करवा सकते हैं. हाँ, अगर नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है
पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड एक्स उसमें ऐड कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, और न्यूट्रल होने के बाद वो कोलाइडल फॉर्म में नहीं रह पाएगा क्योंकि उसके लिए पार्टिकल्स पे चार्ज होना ज़रूरी है। जैसे ही वो न्यूट्रल हुए आपस में आके वो चिपक जाएंगे और एक बड़ा पार्टिकल बना के प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। ठीक है, तो एक ऑपोजिटली चार्ज्ड सोल डालने से भी कोगुलेशन होती है। उसकी जगह इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, कोई इलेक्ट्रोलाइट डालोगे आप, उसमें कैटायन भी होंगे एनायन भी होंगे। तो अगर नेगेटिव कोलाइड है तो कैटायंस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पॉजिटिव कोलाइड है तो एनायन के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे मेथड है जिनसे कोगुलेशन करवाई जा सकती है। फिर आता है डायलिसिस। तो डायलिसिस में क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करनी होती है। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास है एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, उस कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ आयंस हैं, उन आयंस को हमने निकालना है, वो अनवांटेड हैं। ठीक है, उन आयंस को कैसे निकालेंगे, आयंस का साइज बहुत छोटा होता है कोलाइडल पार्टिकल से। तो ये जो यहाँ पे डायलिसिस करवा रहे हैं, ये जो एपरेटस है, ये बेसिकली क्या है, ये मेम्ब्रेन है, ये जो बाहर आउट बाउंड्री है इसकी, ये एक डायलिसिस मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन के जो पोर्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि आयंस तो उससे बाहर निकल जाएगा पर कोलाइडल पार्टिकल बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो जब इसमें वाटर का फ्लो रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो सिंपल ऑस्मोसिस के मैकेनिज्म से, ठीक है, सिंपल ऑस्मोसिस के मैकेनिज्म से जो आयंस है वो बाहर निकलते जाएंगे। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सूटेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सूटेबल मेम्ब्रेन यूज़ करके हम उसके अंदर जो अनवांटेड डिसॉल्व्ड सब्सटेंस हैं, मतलब आयंस हैं, वो बाहर निकलते जाएंगे। और कोलाइडल पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं जा पाएंगे। तो अल्टीमेटली थोड़ी देर के बाद इस जो ये कंटेनर सा दिया गया इसमें क्या रहेगा, सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, और डिसॉल्व्ड आयंस जो होंगे वो काफ़ी हद तक निकल जाएंगे। पर बहुत देर तक भी डायलिसिस नहीं करवाना चाहिए क्योंकि अगर सारे ही आयंस निकल गए तो आयंस का काम कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबल रखने का होता है। अगर सारे आयंस निकल जाएंगे तो जो आपका कोलाइड है वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। नेक्स्ट इज टिंडल इफेक्ट। देखिए, टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल ये है कि आपने से अगर किसी दिन आप कैसे खिड़की खोलते हैं, कमरे में लाइट नहीं है और आप खिड़की खोलते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह से आप सनलाइट के पाथ को आप देख सकते हैं। ठीक है, इस इमेज में जो लाइट आ रही है इस फॉरेस्ट में ये दिख रही है, तो लाइट का पाथ दिख रहा है। पर ऐसे अगर आप रूम में बल्ब जलाएं तो क्या आपको बल्ब से आने वाली लाइट का पाथ दिखता है? नहीं दिखता। यहाँ पर क्यों दिख रहा है? या आप कभी भी थिएटर में जाएं तो थिएटर में क्या होता है, प्रोजेक्टर के आगे, जैसे यह प्रोजेक्टर है वो प्रोजेक्ट कर रहा है, तो यहाँ बीच में जो भी डस्ट के पार्टिकल्स होंगे इनसे स्ट्राइक करने की वजह से आपको इस लाइट का पाथ दिखता है। क्यों? क्योंकि बीच में डस्ट पार्टिकल्स थे। ठीक है, तो मतलब बीच में कोई पार्टिकल्स होने चाहिए ऐसे जो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, और स्कैटरिंग की वजह से द पाथ ऑफ द बीम और द लाइट इज इल्यूमिनेटेड। फॉर एग्जाम्पल, ये सेकेंड एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमने एक टॉर्च ली है। पहला हमारे पास ट्रू सोल्यूशन है, मतलब कोलाइडल नहीं है। ठीक है, या तो पानी होगा या फिर ट्रू सोल्यूशन होगा। अब देखिए, जहाँ से लाइट एंटर की वहाँ पर आपको वाइटनेस दिखेगी, जहाँ लाइट इस ग्लास से बाहर जा रही है वहाँ पर आपको ब्राइटनेस दिखेगी। बीच में आपको पाथ नहीं दिख रहा कि लाइट कहाँ ट्रैवल कर रही है, कोई पाथ नहीं है। पर दूसरा सॉल्यूशन ये कोलाइडल है। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर करते हैं। तो स्कैटर करने से क्या होगा, लाइट चारों डायरेक्शन में जाएगी। जैसे एक पार्टिकल है, लाइट आई तो ये स्कैटर होके सभी डायरेक्शन में जाएगी। तो आप इस एंगल से, जिस साइड से लाइट जा रही है उसके 90 डिग्री पे इस टाइम हम देख रहे हैं तो हमें ग्लो दिख रहा है। पहले वाले सॉल्यूशन में तो कोई ग्लो नहीं दिख रहा, लाइट का पाथ भी नहीं दिख रहा। सेकंड में पाथ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग हो रही है लाइट की। तो दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ओके, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। यहां पर हमारे पास एक रेड लेजर है। ठीक है, रेड लेजर, पहला सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन कैसा है, कोलाइडल है। तो कोलाइडल में आप देख सकते हैं कि रेड लेजर का पाथ दिख रहा है यहां पर। ठीक है, और पहले वाले सॉल्यूशन में पाथ नहीं दिख रहा।
तो यहाँ पर क्यों दिख रहा पाथ? क्योंकि जो रेड बीम है लाइट की वो स्कैटर हो रही है कोलाइडल पार्टिकल से। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो कि टिंडल इफेक्ट क्या है? इट इज़ अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल सॉल्यूशन। सो ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट द पाथ ऑफ द बीम इज इल्यूमिनेटेड। फिर उसके बाद आप अगर एग्जाम्पल देना चाहो तो टिंडल कोन का एग्जाम्पल एनसीईआरटी से लिख के दे सकते हो, ठीक है। और ये दो कंडीशंस यहाँ पर हैं कि टिंडल इफेक्ट आपको सिनेमा हॉल में दिखता है जब प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है बाय डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स। और टिंडल इफेक्ट के लिए दो कंडीशंस रिक्वायर हैं। पहली चीज़, जो पार्टिकल है कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है, डिस्पर्स्ड पार्टिकल, उसका डायामीटर वेवलेंथ से बहुत छोटा नहीं होना चाहिए कि ये वेवलेंथ जा रही है और आपका पार्टिकल बहुत छोटा है तो स्ट्राइक कर ही नहीं पाएगी, तो स्कैटर भी नहीं होगी। तो अगर पार्टिकल का साइज़ रिलेटिवली बड़ा होगा तभी चांसेस हैं कि वेवलेंथ इससे टकराएगी और स्कैटर होगी। तो जो डायामीटर है पार्टिकल का वो वेवलेंथ के साइज़ के आसपास होना चाहिए, उससे बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स पे आप मेंशन करेंगे तो अच्छा होगा। एंड नेक्स्ट इज द 4 यूजेस ऑफ एमल्शन। तो देखिए 4 यूज डायरेक्टली आप इसको याद करके लिख सकते हैं। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, और हमारे इंटेस्टाइन में जब फैट्स डाइजेस्ट होते हैं उसमें भी एमल्सिफिकेशन का प्रोसेस यूज़ होता है। मेडिसिन को प्रिपेयर करने में एमल्सिफिकेशन यूज़ की जाती है। कॉस्मेटिक्स बनाने में, पेंट्स बनाने में एमल्सिफिकेशन यूज़ की जाती है। ओके, एंड द लास्ट 3 क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।